मेरा नाम मोहिनी है। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहां मुझे सब बहुत प्यार करते थे। शायद मेरे पैदा होने से मेरे परिवार की तकदीर ही बदल गई। मैं 3 भाइयों के बाद पैदा हुई थी। मेरे माँ बाप भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। कहते हैं कि 3 भाइयों पर जो एक बहन होती है वह काफी तेज नसीब वाली होती है। इसीलिए मेरे घर वाले भी यही सोचते थे कि मेरे आने के बाद मेरे और मेरे परिवार की तकदीर बदल गई है। मैं आप सब लोगों के साथ अपनी एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं काफी देर से अपने कमरे के चक्कर काट रही थी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। दर्द काफी दिन से लगातार हो रहा था। पहले यह बर्दाश्त के काबिल था, मगर अब मेरे लिए इस दर्द को सहना मुश्किल हो गया था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे पति उमेश अमेरिका में नौकरी के सिलसिले में रहते थे और यह सब काम मुझे ही देखने पड़ते थे। घर के बाहर और अंदर के सारे काम मुझे ही संभालने पड़ते थे। यहाँ भी मुझे अकेले ही आना पड़ा और इसी बात से मुझे और ज्यादा तकलीफ हो रही थी। भला कोई तो हो जो मेरे साथ हो, मेरा दर्द बांट सके। मगर मेरा तो सारा ससुराल भी दूसरे शहर में था और मायका भी। मेरे पति ने बहुत शौक से यह घर बनवाया था कि यहाँ सुकून वाले माहौल में रहेंगे, मगर खुद तो विदेश चले गए और मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए। थोड़ी देर में नर्स ने आवाज लगाई, नेहा जी। ये सुनते ही मैं डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ जाने लगी, जहां डॉक्टर प्रभाकर का केबिन था। वह अल्ट्रासाउंड किया करते थे और डॉक्टर उमा के सब मरीजों का अल्ट्रासाउंड वही करते थे। डॉक्टर उमा को सिर्फ डॉक्टर प्रभाकर की रिपोर्ट पर ही भरोसा था। मैं बड़ी मुश्किल से चलती हुई अंदर गई। डॉक्टर अब भी कोई रिपोर्ट बनाने में व्यस्त थे। उन्होंने मुझे बेड पर लेटने का इशारा किया और फिर अपना काम करने में लग गए। मैंने पर्दा ठीक किया और खुद बेड पर लेट गई, जहां महिलाओं के लिए चादर रखी गई थी। मैंने चादर अपने ऊपर डाली। 5 मिनट बाद डॉक्टर की आवाज आई, मैं अंदर आ सकता हूं? उन्होंने पर्दे के पीछे से पूछा। मैंने कहा, आ जाइए डॉक्टर साहब। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। डॉक्टर ने आते ही मशीन की कुछ सेटिंग्स की और अल्ट्रासाउंड शुरू करने के साथ साथ मुझसे कुछ सवाल भी किए। लेकिन मैंने देखा, अचानक उनके चेहरे की रंगत कुछ अजीब सी हो गई। अब वह मेरे सवालों के जवाब में सिर्फ हाँ और हूँ कह रहे थे। उनका चेहरा देखकर मुझे कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। मैं घबरा गई और मैंने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? तो वह काफी देर तक चुप रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, आप एक काम कीजिए, कल मेरे क्लिनिक पर आ जाइए। यहाँ पर तो मैं डॉक्टर उमा के कहने पर आया करता हूँ। सारी बात मैं वहाँ आराम से करूँगा। फिलहाल आप घर चली जाइए। डॉक्टर रिपोर्ट बनाने में लग गए और उन्होंने मुझे एक बार गौर से देखा और फिर अपना रुख मोड़ लिया। मैंने कहा, मगर डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं कब तक बर्दाश्त करूं? मैंने थोड़ा गुस्से में कहा। तो वह बोले, मैं डॉक्टर उमा को बता देता हूं, वह आपको आज के लिए कोई दवा देंगे। अभी आप जाइए। मैं शर्मिंदा होकर बाहर निकली। भला ये क्या बात थी? कुछ बता भी नहीं रहे थे और ऊपर से अपने क्लिनिक आने को कह दिया। बाहर निकलकर मुझे पता चला कि डॉक्टर उमा के लिए कोई इमरजेंसी केस आया था, तो उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। ऐसा अक्सर होता था कि उन्हें कहीं जाना पड़ता था, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकती थी। मैंने नर्स से कहा कि मेरा डर से बुरा हाल हो रहा है, प्लीज मुझे कोई दवाई दे दीजिए। उन्होंने डॉक्टर से फोन पर बात करके मुझे थोड़ी सी दवाई दी। मैंने वहीं बैठकर पानी की बोतल से दवा ली और अपनी उंगलियां मसलने लगी ताकि दर्द में कुछ राहत मिले। घर लौटकर मैं बहुत रोई। ये भी कोई जिंदगी थी? अकेले जियो, अकेले सहो, हर दुख दर्द और परेशानी अकेले ही झेलो। पति बाहर बैठा है, बस पैसे कमाने में लगा हुआ है, और मैं यहाँ सब कुछ अकेले झेल रही थी। मैं देर तक रोती रही। कुछ देर बाद उमेश का फोन आया और मैंने सारा गुस्सा उन्हीं पर निकाल दिया। वह काफी देर तक मुझे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। गुस्से में आकर मैंने उनका फोन काट दिया और रोते रोते दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद मैं बेहतर महसूस करने लगी। शायद दवाई ने असर किया था और दर्द धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन मुझे पता था
कि अगले दिन फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड थोड़ा बेहतर था। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर ने आराम की दवाई दी थी, इसलिए मैं चैन से सो पाई थी। दर्द भी काफी कम हो गया था, हालांकि हल्का हल्का महसूस हो रहा था। मैंने नौकरानी से नाश्ते के लिए पूछा तो वह जल्दी से मेरा पसंदीदा नाश्ता बना लाई। भूख भी लगी थी। दिन भर रोजमर्रा के कामों में शाम हो गई और मैं डॉक्टर के क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ ही देर में मैं वहां पहुंच चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया, बैठने को कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बेचैन हो गई क्योंकि दरवाज़ा बंद करने की वजह समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर जल्दी जल्दी मेरी तरफ आए और जो कुछ उन्होंने कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम नेहा है। मैं एक खुशहाल परिवार में पैदा हुई थी। मेरे पापा कहते थे कि मैं उनकी खुशकिस्मती हूँ। मेरे जन्म के बाद ही उन्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिससे उनका छोटा सा कारोबार बहुत बड़ा बन गया। पापा प्यार से मुझे नैना बुलाते थे। मैं लाड प्यार में पली बढ़ी और घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि घर में कोई राज छिपा है। मैंने कई बार पापा और मम्मी को किसी बात पर बहस करते देखा, लेकिन मेरे सामने आते ही दोनों चुप हो जाते। मैं चाहकर भी उनसे कुछ नहीं जान पाई। कॉलेज की छुट्टियों में मैंने गौर किया कि पापा के घर से जाते ही मम्मी ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहती और कहीं चली जाती। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब मैंने पूछा तो मम्मी घबरा गईं। उन्होंने कहा, नैना बेटा, मैं जहां जाती हूं वह तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। उनकी बात से मैं हैरान हो गई। मम्मी ने कहा, मैं दोस्तों से मिलने जाती हूं, घर में रहकर बोर हो जाती हूं। उनकी बात से मुझे अजीब लगा। मैं सोचने लगी, घर में कौन बोर होता है। अब तो मैं भी घर पर थी। मम्मी के इस रवैये ने मुझे परेशान कर दिया। एक दिन मैंने मम्मी का पीछा करने का फैसला किया। जब वह बाहर गईं तो मैं टैक्सी लेकर उनके पीछे पीछे गई। मैंने देखा कि वह पहले एक रेस्टोरेंट गईं, फिर बच्चों के खिलौने और गिफ्ट खरीदे। आखिर में उनकी गाड़ी एक अनाथालय के पास रुकी। मम्मी वहां काफी देर तक रहीं। जब वह बाहर आईं तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। घर लौटते वक्त मैंने जल्दी से टैक्सी ड्राइवर को वापस चलने को कहा। घर पहुंचकर मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ गई थी, लेकिन मेरे मन में मम्मी की इन हरकतों को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। मुझे बस वापस आते वक्त चौकीदार ने देखा था। किसी ने भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया और मम्मी की भी आदत नहीं थी कि नौकरों से कुछ पूछें। लेकिन मेरे हिसाब से मम्मी को अब तक घर आ जाना चाहिए था। मम्मी अभी तक घर नहीं आई थी। मैं उनका इंतजार करती रही। आखिरकार मम्मी 2 घंटे बाद घर आ गईं। अब मैं पछता रही थी कि मैं इतनी जल्दी वहां से वापस क्यों आ गई। मैंने मम्मी की तरफ गौर से देखा तो वह बहुत थकी हुई लग रही थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने मम्मी को गले से लगाया। मेरी इस अचानक हरकत पर वह हंसने लगीं और कहने लगीं, क्या कर रही हो? मैंने कहा, अपनी प्यारी मम्मी से प्यार कर रही हूं। मम्मी ने मेरा माथा चूम लिया। मुझे बहुत घबराहट होने लगी कि मैंने अपनी मम्मी को गलत समझा। वह तो एक नेक काम के लिए वहां जाती थीं और शायद इसलिए मुझसे छिपाती थीं कि उनकी नेकी का दिखावा न हो। मम्मी अनाथ आश्रम में बच्चों को खाने पीने का सामान और खिलौने ले जाती थीं। उन्हें वहां जाना बहुत अच्छा लगता था। उस दिन के बाद मैंने उन पर शक करना छोड़ दिया। वैसे भी मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला था। मैं अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थी। अब मैंने आगे की प्लानिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक रात जब मैं पानी पीने के लिए किचन जा रही थी तो मुझे पापा के कमरे से बातों की आवाज़ें सुनाई दी। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, बल्कि हमेशा की तरह बहस हो रही थी। मैं चौंक गई। दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने लगी। मुझे मालूम था कि ऐसा करना गलत है, लेकिन यह मेरे मम्मी पापा की बात थी और मुझे हर हाल में जानना था, आखिर ऐसा क्या था जो उन्हें सुकून से रहने नहीं देता था। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने देखा कि मम्मी पापा से बहस कर रही थीं और पापा उनकी बातों पर बस गर्दन हिलाए जा रहे थे। पापा अचानक गुस्से में बोले, ये नामुमकिन है।
संगीता, मैंने कितनी बार मना किया है, अब ये बहस बंद करो। मम्मी रोने लगीं और कहने लगीं, आखिर क्यों करते हो ऐसा? क्या मेरा इस घर पर कोई हक नहीं है? मुझे यह सब सहन नहीं हुआ। मैं बिना कुछ सोचे समझे अंदर चली गई। मुझे देखकर दोनों का चेहरा उतर गया। मम्मी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और वॉशरूम चली गईं। पापा मेरी तरफ आए और बोले, नैना बेटा, आप यहाँ इस वक्त? वह घबराए हुए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बैठाया और कहा, कुछ नहीं, बस आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उन्हें डॉक्टर के पास चलने के लिए कह रहा था, लेकिन वह मान नहीं रही थी। अब देखो, मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। मैंने पापा की बात पर भरोसा नहीं किया। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, पापा झूठ मत बोलिए, मैं रोज आप दोनों को झगड़ते हुए देखती हूँ। मम्मी दिन ब दिन कमजोर हो रही हैं। आखिर सच क्या है? इतना कहते कहते मैं रोने लगी। पापा ने मुझे गले से लगा लिया। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मेरा दिल और ज्यादा टूट गया। कुछ देर बाद मम्मी वॉशरूम से बाहर आईं और मुझे देखकर बोलीं, नैना, तुम अब तक यहीं हो? चलो अपने कमरे में, पापा को परेशान मत करो। पापा ने मम्मी से कहा, संगीता, अब हमारी बेटी इतनी समझदार हो गई है कि वह अपने मम्मी पापा का दुख समझ सके। ये सुनकर मम्मी फिर से रोने लगी। मैंने जोर देकर पूछा, पापा आखिर ऐसा क्या है? सच बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। पापा ने जो बताया वह मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। उन्होंने बताया कि मम्मी और पापा की शादी उनकी अपनी पसंद से हुई थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी शादी के 1 साल बाद एक बेटा हुआ। वह मुझसे 7 साल बड़ा था। जब वह पैदा हुआ तो मम्मी और पापा ने बड़ी खुशी मनाई, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। जब तक उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि बुखार उसके दिमाग तक पहुंच गया था। पापा ने भारी मन से कहा। यह सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने कांपते हुए पूछा, तो क्या यही बात आपको खाए जा रही है? पापा ने सिर झुका लिया। मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे मम्मी पापा इतने सालों से इस गम को अकेले सह रहे थे। मम्मी और पापा के पहले बेटे की जन्म के समय ही तबीयत खराब रहने लगी थी। वह इतना कमजोर था कि लंबे समय तक जी नहीं सका और कुछ ही दिनों बाद इस दुनिया से चला गया। फिर दूसरा बेटा हुआ, लेकिन उसकी हालत भी पहले बच्चे जैसी थी। उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती और आखिरकार वह भी उन्हें छोड़कर चला गया। इसके बाद तीसरी बार मम्मी गर्भवती हुईं और इस बार उनका एक और बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने रवि रखा। रवि के जन्म के कुछ समय बाद उसकी तबीयत भी अचानक खराब हो गई। मम्मी और पापा बहुत डर गए। उन्हें लगा कि कहीं रवि भी उनके पहले दोनों बेटों की तरह उनसे दूर न हो जाए। वह उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन इस बार भी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि रवि को स्ट्रोक हुआ था, जिससे उसके दिमाग की नसें कमजोर हो गई थीं। उसका दिमाग बहुत खराब हो चुका था और वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रह गया था। पापा ने उसका कई जगह इलाज करवाने की कोशिश की। आखिरकार शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने बताया कि रवि पैदाइशी विकलांग है और इसका कोई इलाज संभव नहीं है। डॉक्टर ने सलाह दी, आपके बच्चों की जो स्थिति रही है, उसे देखते हुए आप अब और संतान की योजना न बनाएं। लगातार बच्चों के जन्म के बाद उनकी मृत्यु होना या गंभीर बीमारियों का होना, यह बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। डॉक्टर की यह बात सुनकर मम्मी और पापा पूरी तरह टूट गए। मम्मी तो जैसे जीवन से ही हार गई थीं। वह दिन रात रवि के साथ रहती, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी बदलने का ख्याल नहीं रखती। उनका पूरा ध्यान केवल रवि पर था। कुछ साल बाद जब रवि 4 साल का हुआ, तब मम्मी फिर से गर्भवती हो गईं। ये खबर सुनकर पापा चिंतित हो गए। उन्होंने मम्मी से बच्चे को गिराने की बात की, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि ऐसा करने से मम्मी की जान को खतरा हो सकता है। आखिरकार मैं इस दुनिया में आ गई। मेरे जन्म ने मम्मी और पापा को जैसे नई उम्मीद दी, लेकिन रवि को लेकर मम्मी अब भी बेचैन रहती। पापा ने रवि के लिए एक अनाथ आश्रम में खास व्यवस्था करवाई। वहां उसकी देखभाल के लिए लोग नियुक्त किए गए
और उसकी सभी ज़रूरतें पूरी की गईं। लेकिन मम्मी इस फैसले से खुश नहीं थीं। मम्मी रोज़ अनाथ आश्रम जाकर रवि से मिलतीं। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलातीं और घंटों उसके पास बैठतीं। लेकिन पापा ने रवि को घर लाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि उसका असर मुझ पर न पड़े। इस बात का सच मुझे बहुत बाद में पता चला। जब मैंने सब कुछ जाना तो मम्मी और पापा की हालत समझकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने पापा से जिद की कि रवि को घर लाया जाए। आखिरकार मेरी जिद के आगे पापा ने हार मान ली और अगले ही दिन रवि को घर ले आए। रवि को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मम्मी के चेहरे पर भी सालों बाद सुकून और खुशी झलक रही थी। हम सबने मिलकर रवि का ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि वह पागल नहीं था, बस उसका दिमाग बच्चा रह गया था। वह मासूमियत भरी बातें करता और उसे खुश देखकर हमें बहुत सुकून मिलता। कुछ समय बाद मेरा रिश्ता तय हुआ और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि मेरे होने वाले बच्चे के दिमागी विकास को लेकर समस्या हो सकती है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने मुझसे कहा, आपके लिए बेहतर होगा कि आप यह बच्चा गिरा दें। लेकिन मैं यह सुनकर दंग रह गई। मैंने डॉक्टर से साफ कहा, मैं यह पाप नहीं कर सकती। मैंने इस बारे में मम्मी को बताया। मम्मी ने मुझे समझाया कि वह नहीं चाहती कि मैं भी उनकी तरह अपने बच्चों को खोने का दर्द सहूं। उन्होंने कहा, जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मम्मी की बात सुनकर मैं बहुत भावुक हो गई। मैंने उनसे कहा, माँ, अगर आप अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थीं तो मैं भी अपनी औलाद को क्यों छोड़ूं? ये सुनकर मम्मी खामोश हो गईं। मैंने ईश्वर पर भरोसा रखा और दिन रात अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती रही। मैंने तय कर लिया कि जो भी होगा मैं अपनी संतान को इस दुनिया में लाऊंगी। मेरी जुबान पर हमेशा अपने बच्चे की सलामती के लिए दुआएं ही रहती थीं। अब मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया था। मैंने उमेश को भी अपनी स्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया। वह भी चुप हो गए थे और उन्होंने मेरा फैसला स्वीकार कर लिया। मैंने डॉक्टर के पास जाना भी बंद कर दिया था। अल्ट्रासाउंड करवाना या कोई अन्य जांच कराना भी छोड़ दिया था। मुझे बस अपने ईश्वर पर भरोसा था। गांव या मोहल्ले के लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। वे तरह तरह की बातें करते, लेकिन मुझे इन सब की परवाह नहीं थी। मेरा विश्वास मेरे ईश्वर पर अटल था। आखिरकार 9 महीने बाद मैंने एक स्वस्थ और प्यारे बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने रिपोर्ट्स देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो चमत्कार है। ईश्वर की कृपा से आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरा यकीन जीत गया था। मैंने अपने ईश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिसने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे निराश नहीं किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भरोसा और प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।